स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं निर्दिष्ट समीकरण। निर्दिष्ट समीकरण लिखने के पहले हम एक अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया पर विचार करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। m n प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स m। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये इक्वेशन याद नहीं रहती, उसके लिए आप ये वाली इक्वेशन याद रखो। Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और वो Cu में चेंज हो गया। देखिए, Cu की जगह हमने लिया है m यानी कि जनरली कोई भी मेटल हो सकती है यहाँ पर, और ज़रूरी नहीं है कि हर मेटल के ऊपर आवेश 2 ही हो, इसलिए हमने यहाँ पर लिया n। जैसे 2 प्लस है उसकी जगह हो गया ये n प्लस। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो यहाँ हमने n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दिए। ये Cu में चेंज हुआ था तो ये m में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन की सहायता से आप ये वाला इक्वेशन याद रख सकते हो। अब देखिए, ये जो इसको अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, इसलिए ये अभिक्रिया एक अपचयन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए निर्दिष्ट समीकरण निम्न प्रकार होगी। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, राइट वाला अपॉन लेफ्ट वाला, लेफ्ट में है एम एन प्लस। आप इस वाले लॉजिक से याद रख सकते हैं, राइट वाला अपॉन लेफ्ट वाला। ये है आपकी एक निर्दिष्ट इक्वेशन। अब देखिए, इस इक्वेशन में समझते हैं इन सब प्रतीकों के नाम क्या क्या है। E जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में समझा था, एक इलेक्ट्रोड विभव है जिसका मान बार बार परिवर्तित हो सकता है। E नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव है जिसका मान निश्चित रहता है, जो कि परिवर्तित नहीं होता है। R जो है एक गैस स्थिरांक है जिसकी वैल्यू होती है 8.314। T परमताप है, सब जानते हैं आप। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कॉपर और जिंक की केस में 2 होती है। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F है फेराडे स्थिरांक जिसका मान होता है 96,500। अब बात करें M और Mn प्लस की। M है इलेक्ट्रोड और Mn प्लस है वैद्युत अपघट्य। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपका डाउट एक दूर करना चाहता हूँ। देखिएगा, जैसा कि हम इस प्रकार से लेते हैं, ये होता है एक इलेक्ट्रोड और ये होता है धातु आयन का विलयन। अब ये जो जिसे हम धातु आयन का विलयन कहते हैं, इसी धातु आयन के विलयन को वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैद्युत अपघट्य। और ये होता है इलेक्ट्रोड। एक और चीज याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोड हमेशा ठोस होता है और इस वैद्युत अपघट्य के विलयन के अंदर जो कुछ भी होता है वो हमेशा आयनों के रूप में होता है। देखिएगा, जैसे कि अगर कहाँ लिखा हुआ है Cu, तो यानी कि वहाँ पे बात इस इलेक्ट्रोड की चल रही है, और अगर कहाँ लिखा हुआ है Cu2+, यानी कि वहाँ पर उस वैद्युत अपघट्य के विलयन की बात चल रही है। अगर Cu है, अगर इलेक्ट्रोड है तो वो Cu के रूप में रहेगा, और वैद्युत अपघट्य है तो Cu2+ के रूप में रहेगा। एक और खास बात आपको बताऊं, जब ये ठोस रहेगा तो इसके चरणों में S लिखा जाता है, सॉलिड। और जब ये आयन के रूप में रहता है तो आयन के रूप में चूंकि हमेशा विलयन के अंदर रहेगा, इसलिए इसके चरणों में AQ लिखा जाता है, एक्वस, जिसे हिंदी में जलीय कहा जाता है। अब चूंकि यहाँ पर M है, ठोस के रूप में है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोड कहेंगे, और Mn प्लस आयन के रूप में, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत अपघट्य कहेंगे। और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य नहीं ली है, हमने इनके ब्रैकेट लिए हैं, अर्थात इनकी सांद्रता ली है। अर्थात ब्रैकेट M कहलाएगी इलेक्ट्रोड की सांद्रता, और ब्रैकेट Mn प्लस कहलाएगी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। ओके, अब ये जो निर्दिष्ट इक्वेशन है, एक और बार निर्दिष्ट इक्वेशन देखिएगा। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, राइट वाला अपॉन लेफ्ट वाला। R और F नए हैं, याद रखिएगा। R गैस स्थिरांक है जिसकी वैल्यू 8.314 है, और F है फेराडे स्थिरांक जिसकी वैल्यू है 96,500। इस निर्दिष्ट इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जो ln लिखा हुआ है इसको log में चेंज करते हैं। हम सब जानते हैं कि इस ln को log में चेंज करने के लिए 2.303 का गुणा करना पड़ता है। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट
चूंकि ln इस RT के इनटू में है, इसलिए 2.303 का गुणा भी RT के साथ हो जाएगा। RT अपॉन NF, चूंकि आपने गुणा कर दिया है इसलिए ln अब किस में चेंज हो गया है, लॉग में चेंज हो गया है। और ये ऐसा कैसा रहेगा, ब्रैकेट m और ब्रैकेट m n प्लस b एज इट इज रहेगा। देखिएगा हमने कुछ नहीं किया, इस ln को log 10 में चेंज कर दिया, उसके लिए 2.303 का गुणा करना पड़ा। याद रखिएगा 2.303 का गुणा आगे नहीं करना है, क्योंकि ln RT के इनटू में है, इसलिए 2.303 का गुणा हमने RT के साथ कर दिया। अब अगर 298 केल्विन पर अगर बात की जाए तो 298 केल्विन पर ये जो नर्नस्ट समीकरण है कुछ इस प्रकार का रूप ले लेती है। देखिएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303, R की वैल्यू रख देंगे। R की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 8.314। टेम्परेचर हमने कितना लिया है, 298 केल्विन, अपॉन n अभी हमको पता नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, फेराडे स्थिरांक की वैल्यू हम जानते हैं 96,500, लॉग 10 m हम होती है इलेक्ट्रोड की सांद्रता। इलेक्ट्रोड ठोस होता है और सामान्यतः ठोस की सांद्रता को 1 माना गया है, इसलिए ब्रैकेट m की वैल्यू हमने लिख दी है 1 mn प्लस। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके जब हम 96,500 का भाग देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591। n हमारा ऐसा कैसा और पीछे वाली राशि भी ऐसी कैसी। ये हमारे एकल इलेक्ट्रोड के लिए नर्नस्ट समीकरण है। समझिएगा ये वाली जो इक्वेशन आई है वो एकल इलेक्ट्रोड के लिए आई है। हम एकल इलेक्ट्रोड क्यों कह रहे हैं, एक बार इधर देखिएगा कि कोई भी सेल जो होता है, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है हमारा कैथोड और एक होता है एनोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। अब यहाँ पर हमने ये जो इक्वेशन ली थी ये सिर्फ अपचयन वाली ली थी, यानी कि हम केवल एक ही इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे, इसलिए इस प्राप्त नर्नस्ट समीकरण को एकल इलेक्ट्रोड के लिए नर्नस्ट समीकरण कहा जाता है। अगर हम पूरे सेल के लिए अगर नर्नस्ट समीकरण चाहते हैं तो हम वो भी ज्ञात कर सकते हैं, आइए वो भी देखते हैं। देखिए किसी सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें इस छोटे से फार्मूले का यूज़ करना होगा कि किसी सेल का जो E होता है वो E कैथोड माइनस E एनोड के अंतर के बराबर होता है, अर्थात कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। अगर इन दोनों के इलेक्ट्रोड विभव अगर घटा दिए जाए तो हमें सेल का इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हो जाता है। अब देखिए अभी इससे पहले अभी हमने जो नर्नस्ट समीकरण देखी वो एक इलेक्ट्रोड के लिए थी, अर्थात वो इलेक्ट्रोड कैथोड भी हो सकता है एनोड भी हो सकता है। तो हम कैथोड के लिए भी नर्नस्ट समीकरण यहाँ अप्लाई कर देंगे और एनोड के लिए भी नर्नस्ट समीकरण अप्लाई कर देंगे और उन दोनों नर्नस्ट समीकरण को माइनस कर देंगे, तो हमें एक सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगी। देखिएगा अच्छा इसके लिए हमें कोई एक सेल लेना होगा। हमने डेनियल सेल देखा था जिसमें कैथोड होता था कॉपर और एनोड होता था जिंक। तो यहाँ पर हम इस सेल को डेनियल सेल मानकर नर्नस्ट समीकरण ज्ञात करने जा रहे हैं। कैथोड है हमारा कॉपर और एनोड है हमारा जिंक। देखिएगा इक्वेशन हो जाएगी E इज इक्वल टू कैथोड, हम अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग नर्नस्ट समीकरण लिखेंगे। कैथोड के लिए अलग नर्नस्ट समीकरण लिखेंगे, एनोड के लिए अलग नर्नस्ट समीकरण लिखेंगे। और नर्नस्ट समीकरण कौन सी, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF ln लॉग, अच्छा आप लॉग ले रहे हैं इसलिए आगे 2.303 का गुणा कर देना, 2.303 RT अपॉन NF लॉग राइट वाला अपॉन लेफ्ट वाला, राइट वाला Cu, लेफ्ट वाया Cu2 प्लस। याद रखिएगा कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, कॉपर के ऊपर भी 2 प्लस आएगा और जिंक के ऊपर भी 2 प्लस आएगा। अच्छा देखिएगा ये आपने E कैथोड का मान रखा, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा
माइनस, अब आपको ई एनोड का मान लिखना है, ये होगा ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग राइट वाला यानी कि ब्रैकेट जेड एन, लेफ्ट वाला जेड एन 2 प्लस। कुछ नहीं किया है, पीछे अभी हम जो नर्नस समीकरण पढ़ के आए हैं उसमें जहाँ m और mn प्लस था उसकी जगह Cu और Cu2 प्लस रख दिया और जिंक 2 प्लस रख दिया। बाकी इक्वेशन सेम वैसी ही है। ये आगे आपका E एज इट इज़ है, हमने E एक कैथोड की वैल्यू यहाँ रखी है और E एनोड की वैल्यू यहाँ रखी है। अब इन दोनों समीकरण को हमको माइनस करना है। बस इन दोनों समीकरण को माइनस करने से पहले हम यहाँ ब्रैकेट Cu और ब्रैकेट Zn की वैल्यू 1 रख देते हैं। मैं डायरेक्ट रख दूँ, आप जब सॉल्व करो तो एक सेकेंड स्टेप बढ़ा के और वहाँ 1 रखना। मैं सीधे यहाँ 1 कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि Cu और Zn दोनों ठोस होते हैं और ठोस की सांद्रता को 1 माना गया है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई है। आगे है हमारा E। एक और चीज़ हमें जो ध्यान रखना है, ये जो ई नॉट है ये कैथोड का है अर्थात कॉपर का है, तो इसके चरणों में हम कॉपर लिखेंगे। और ये जो ई नॉट है वो एनोड का है अर्थात जिंक का है, इसलिए इसके चरणों में जिंक लिखेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, चूंकि कॉपर पर यहाँ अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है इसका मतलब कि ये Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट हो रहा है और जिंक पर ऑक्सीकरण हो रहा है अर्थात ये जिंक से जिंक 2 प्लस पर कन्वर्ट हो रहा है। तो आप जहाँ जहाँ कॉपर लिखो वहाँ सिर्फ कॉपर मत लिखना, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, और जहाँ जहाँ जिंक लिखो वहाँ जिंक मत लिखना, जिंक से जिंक 2 प्लस लिखिएगा। ये पूरे सवाल में आपको ऐसे ही लिखना है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ई नॉट Cu2 प्लस से Cu। आपको समझ में तो आया ना हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि Cu का हो रहा है अपचयन, अपचयन यानी कि पहले ये 2 प्लस पे था और अब Cu पे चला गया, और जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण जो कि पहले 0 पे था और अब जिंक 2 प्लस पे चला गया। माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस। फिर ये हमने ब्रैकेट खोला तो इसमें माइनस का गुणा हो गया, तो ये पहले प्लस का था अब माइनस का हो जाएगा, माइनस का ई नॉट Zn 2 प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 1 अपॉन Zn 2 प्लस। अब इन दोनों ई नॉट को हम पास में रख लेते हैं और 2.303 वाली राशि को हम पास में रख लेते हैं। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट। अब मैं यहाँ शॉर्टकट में Cu लिख रहा हूँ पर आपको हमेशा पूरा लिखना है, ई नॉट Cu माइनस ई नॉट जिंक। ठीक है, इनको हमने पास पास कर दिया। अब ये जो दोनों 2.303 वाली राशि थी इनमें से मैं माइनस का 2.303 कॉमन ले रहा हूँ। मैंने क्या कॉमन लिया है? माइनस का 2.303। तो क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा आर टी अपॉन एन एफ भी कॉमन ले सकते हैं, आर टी अपॉन एन एफ। तो अंदर बच जाएगा लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस। माइनस माइनस क्यों होगा? क्योंकि हमने माइनस का 2.303 कॉमन लिया है और यहाँ प्लस था तो अब ये माइनस का हो जाएगा, माइनस ये तो कॉमन चला गया, लॉग 1 अपॉन Zn 2 प्लस। बड़ा ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे। अब आप देखिएगा ई नॉट कॉपर